सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में है और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो कुछ स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट थर्ड है उसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो यूनिट फर्स्ट है और जो यूनिट सेकंड है, उन दोनों ही यूनिट की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों ही वीडियो को ईजिली वॉच कर सकते हो, ईजिली देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, तो आज की इस वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो YouTube की वीडियो होती है इसमें हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में बेसिकली आपको इस पूरी यूनिट में सिर्फ 3 टॉपिक को अच्छे से समझना है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको 3 टॉपिक को जानना है। पहला है जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगर नियोजन व्यवस्था है वो कैसी थी, इसके बारे में जानना है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको समझना है। एंड तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बेसिकली आपको इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से समझना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अभी तक इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। एंड इसी क्वेश्चन को और किस किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी सेम आपको हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में वो है नगर नियोजन व्यवस्था पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस टाइप से पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भी आपको इसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था है उसको ही एक्सप्लेन करना है। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखो, या तो डायरेक्ट आपको निबंध लिखने के लिए कह सकता है या हड़प्पा सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखी है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। इसके रिगार्डिंग मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लाइन देनी होती है, यानी कि परिचय कह सकते हो या फिर आप बता सकते हो भूमिका। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होती है। एंड इसके बाद आपको बीच में अगर कोई डायग्राम्स आप बना सकते हो तो डायग्राम्स को ज़रूर से बनाओ, जिससे कि टीचर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। एंड एट द एंड लास्ट में आपको कंक्लूज़न ज़रूर से लिखना है। कंक्लूज़न आपको ज़रूर से लिखना है, यानी कि निष्कर्ष। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जो कि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। निष्कर्ष में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना चाहिए तो इसमें सिंपली आप ये लिख सकते हो कि ऊपर लिखे सभी बिंदु ये सभी चीज़ों को दर्शाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वहीं आप लाइन सेम एज इट इज़ मेंशन कर सकते हो। सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में कि आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कंक्लूजन में ऊपर लिखे सभी बिंदु हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद आपके जो भी मेन हेडलाइन थे उनको पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी पुरानी और विकसित नगरीय व्यवस्था माना जाता है।
हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्षेत्रीय विस्तार त्रिभुजाकार था। और अगर हम बात करें जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। एंड सेम तरीके से अगर हम बात करें पूर्व से लेके पश्चिम तक जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी। एंड अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प उत्पादन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान था। तो आइए इन सभी को एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कालीबंगा और चोलिस्तान से पुरातात्विदों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार, चावल एक्सेट्रा की खेती करते होंगे। इसके अलावा पुरातात्विदों को धोलीबीरा से जलाशय और नहरों के साक्ष्य यानी सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनके जो लोग हैं वो सिंचाई करने के लिए नहरों और जलाशयों का इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पशुपालन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में पशुपालन महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, जिसमें वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट जैसे जितने भी जो पशु थे उनको पालते थे। और पशुपालन से उन्हें मांस, दूध, दही, घी और अन्य उत्पाद मिलता था। कालीबंगा और चोलिस्तान से पुरातात्विदों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं का उपयोग खेत जोतने के लिए और माल ढोने के लिए किया करते होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापार की क्या भूमिका रही है। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अन्य देशों के साथ होता था, जिससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया करते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत था और वो दूर दराज के जो देश थे उनके साथ भी व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य आर्थिक क्रियाओं में शिल्प उत्पादन भी शामिल था, जिसमें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजारों को बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुनियोजित जल निकासी प्रणाली या ग्रिड पद्धति में नालियों और सड़कों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय सभ्यता और जल निकास प्रणाली की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध था, उसे ख्याति प्राप्त थी। किसके रिगार्डिंग? नगरीय सभ्यता और जल निकासी प्रणाली की जो वजह से ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तम जल निकास प्रणाली है उसके बारे में वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। हड़प्पा सभ्यता में नालियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। अब यह ग्रिड पद्धति क्या होती है? इसमें सबसे पहले नालियों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद गलियों का निर्माण किया जाता है और उसके साथ साथ बाद में घरों का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए। जिसमें हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता के जो नगर व्यवस्था है उसके फीचर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी सेम हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ज़्यादा पुरानी और विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2700 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है।
और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। और अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक का जो इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था है, उसकी जो प्रणाली है, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें जो पहली विशेषता है वो है बस्तियों का विभाजन। तो इसमें 2 टाइप से बस्तियों को बांटा गया था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इससे आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। इसमें जो दुर्ग है, दुर्ग अधिक ऊंचाई लेकिन कम क्षेत्रफल में बनाया गया था। कई पुरातात्विदों का मानना है दुर्ग में केवल उच्च वर्ग के लोग ही रहा करते होंगे। यानी कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसमें जो ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उन्हें दुर्ग बस्ती कहा गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो रहते हैं, और जो बाकी जो लोग रहते हैं वो निचली भूमि पर रहते हैं, समतल भूमि पर रहते हैं। नेक्स्ट है निचला शहर। निचला शहर कम ऊंचाई वाले लेकिन अधिक क्षेत्रफल में बनाया गया था, और कई पुरातात्विदों का मानना है कि निचला शहर में केवल जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वहीं रहा करते होंगे। जैसे कि आप पुराने ज़माने में देखते हो, जो राजाओं के महल होते थे वो ऊंचाई पर बनाया करते थे, और जो बाकी जो जनता है वो सामान्य निचली भूमि पर रहती थी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक समान पैटर्न के जो ईंट है उसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है आवास के निर्माण में, यानी कि घरों को बनाने में, उसमें एक समान ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो उनका शेप है, जो आकार है वो एक समान ही है, जिसका जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 4:2:1 है। तो ये आप देख सकते हो कितने जो परफेक्ट तरीके से ये अपना काम करते थे, अपने जो शहर है इसका निर्माण किया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गृह स्थापना। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में एक स्नानघर और घर के केंद्र में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे गांव में आपने देखा होगा, बीच में आंगन होता है और बाकी चारों तरफ घर बने होते थे, रूम्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी इसका जो गर्भगृह था वो ऐसा ही था। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी। ये नालियाँ घर के बाहर एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी, जिससे घर का जितना भी जो गंदा पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या फिर छत जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घरों में बहुमंजिले इमारतें भी थी, यानी कि इन्होंने फ्लोर्स भी बना रखे थे। नेक्स्ट पॉइंट है एकांतता का महत्व। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारी जो अंदर की बातें हैं, घर की बातें हैं, वो बाहर किसी और को पता चले। तो इसके रिगार्डिंग हड़प्पा सभ्यता के घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, और मुख्य द्वार से आंगन और आंतरिक भार का अवलोकन नहीं किया जा सकता था, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पावादी थे, वो जो लोग थे वो एकांतवाद को महत्व देते थे, यानी कि अपनी जो प्राइवेसी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट है कुओं का निर्माण। कुछ घरों में कुएं भी मिले थे, और जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें 700 से भी ज़्यादा कुएं पाए गए हैं। नेक्स्ट है विशाल स्नानघर। जो विशाल स्नानघर है वो दुर्ग में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो महलों में ही होंगे, जो विशाल जो स्नानघर होंगे उनको बनाया गया था, जो कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया होगा, और जो कि एक विशाल आयताकार जलाशय, यानी कि जो स्विमिंग पूल आप कह सकते हो, उनके लिए बनाया गया था। इसके चारों ओर गलियारे बने होते थे। विशाल स्नानघर का इस्तेमाल अनुष्ठान कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि समझ सकते हो जैसे कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई भी जिसको जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखिए। यानी जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सेम तरीके में हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, एंड इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसका अंत हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के यानी कि अंत के कारणों को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अपने अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो बाढ़ के कारण हुआ था, जबकि जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना है
कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अब ये आर्य कौन थे? ये एक जाति थी जो कि दूसरी सभ्यता पे अटैक करती थी और वो जो सभ्यता है उसका विनाश कर देती थी। और जबकि कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा। जबकि कुछ बताते हैं प्रशासनिक तंत्र के कमज़ोर होने के कारण हड़प्पा जो सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा। और कुछ जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि कोई महामारी आई होगी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो चलिए अब हम इन्हीं सभी रीजन्स में थे जो सबसे मुख्य कारण हैं उनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन के एक मुख्य कारणों के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, उसके ज़्यादातर जो नगर हैं वो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके आसपास में बसे हुए थे। इसलिए कई सारे जो विद्वान हैं वो इन नदियों में बाढ़ आई होगी, उनको ऐसा लगता है इसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत हुआ होगा। तो इनका ये ओपिनियन है। नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का एक मुख्य रूप माना जाता है। आर्य को एक आक्रामक यानी कि जो एंग्री, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, जाति के रूप में माना जाता है, क्योंकि आर्यों ने कई सारी जो सभ्यता है उनका विनाश किया है। इसीलिए कई सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पर भी जो आर्य हैं उन्होंने आक्रमण किया होगा और जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको जान मान का नुकसान हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इनके अन्य कारणों के बारे में, जिसमें कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है बाढ़ और जो आर्यों के आक्रमण के अलावा भी कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। जिनमें से एक रीज़न है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय जलवायु में परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा का जो पैटर्न है वो बदलने लगा था। वर्षा का पैटर्न बदलने की वजह से हो सकता है कि कृषि पर इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा और अनाज का जो उत्पादन है उसमें कमी आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन पास्ट में हुई होगी जिसके परिणाम स्वरूप भोजन में कमी आई होगी और इसीलिए कई सारे जो विद्वान हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण है, जो अंत का कारण है, वो जलवायु परिवर्तन है। नेक्स्ट है महामारी। तो कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बीच में एक महामारी है, ये रीज़न हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी आई होगी लोगों के बीच में जिससे जो काफ़ी सारे लोग हैं उनकी मृत्यु होने लगी होगी, जिससे धीरे धीरे ये सभ्यता है उसका अंत होने लगा और वो अंत की ओर बढ़ने लगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है लंबी दूरी के व्यापार का समाप्त होना। तो जैसे कि आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो दूर दराज देशों से जो व्यापार करती थी, लेकिन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक जो व्यापार सभ्यता थी तो उसमें जो दूर के देशों से जो व्यापार है वो होना बंद हो गया होगा, जिसके वजह से आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने लग गया होगा और धीरे धीरे जो सभ्यता है उसका अंत होने लगा होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है संसाधनों का अति उपभोग, यानी कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने संसाधनों का ज़्यादा उपभोग किया होगा, जिससे संसाधनों की कमी आ गई होगी और जिससे वह धीरे धीरे ये जो सभ्यता है वो पतन की ओर बढ़ने लगी। तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं इसके, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपको लास्ट में एक निष्कर्ष का पॉइंट भी ऐड कर देना है, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Thanks for watching this video.